हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था कैपिटल गेन, पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ कैपिटल गेन, है ना। पार्ट 2 ऑफ कैपिटल गेन हम करने वाले हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, क्विक रिविजन ऑफ पार्ट 1। बट एक चीज और मैं बता दूं, पास्ट जो 2 to 3 इयर्स में कैपिटल गेन के क्वेश्चन आए वो जनरली बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। बट अगर आप ये कर लोगे, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा ही करवा के चल रही हूँ, आप इतना जरूर कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट अगर कहीं से पेपर डिफिकल्ट भी होता है तो आपको पास मार्जिन हो अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो अगर आप ये कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे तो डोंट वरी, आपको वो पीछे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे आपको इजी लगेंगे बिल्कुल, ठीक है। इनकेस बच्चे ने लिमिटेड पढ़ा है, बहुत ज्यादा लिमिटेड करा है, रिस्ट्रिक्ट किया है कंटेंट को, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट डोंट वरी, हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी आपको इजी लग रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या था, कैपिटल गेन था, कैपिटल गेन था सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कहता है, कैपिटल गेन होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक कैपिटल एसेट होना जरूरी है और उसका ट्रांसफर होना जरूरी है इन द प्रीवियस ईयर। कैपिटल एसेट होगी, उसका ट्रांसफर होगा, तभी तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस आएगा ना। उसके बाद है कैपिटल एसेट क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड का मतलब वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, हेल्ड बाय एसएससी, चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन में हेल्ड की हो या आपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में हेल्ड की हो। बट कुछ एक्सेप्शंस थी, कुछ एक्सेप्शंस थी जो कि कैपिटल एसेट नहीं कहलाएंगी। एक्सेप्शन क्या थी, नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, जो कि बिजनेस या प्रोफेशन में डील होता है। स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस या प्रोफेशन में जाएगा, वो कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था, एक कार हो गई, ठीक है, कार क्या हो गई, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पर्सनल होना चाहिए, दूसरा वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है। क्या सारी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है, जी नहीं। कुछ ऐसी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी हैं जो कैपिटल एसेट बन जाएंगी। दैट वाज जड़ पास। जड़ पास, जे से ज्वेलरी, जे से ज्वेलरी, ए से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डी से ड्राइंग, पी से पेंटिंग, ए से एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एस से स्कल्पचर्स। ये चीजें क्या आएंगी, ये कैपिटल एसेट में ऐड हो जाएंगी। फिर था रूरल एग्रीकल्चर लैंड। मैंने आपको बोला था तीनों वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, रूरल भी, एग्रीकल्चर भी, लैंड भी। जो लैंड रूरल एरिया में एग्रीकल्चर वाली है वो कैपिटल एसेट नहीं है। बट अगर रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट बन जाएगी। सेकेंड, अगर नॉन रूरल एरिया मतलब अर्बन एरिया में कोई लैंड है, चाहे वो एग्रीकल्चरल है चाहे वो नॉन एग्रीकल्चरल है, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। उसके बाद हमने देखा आउटसाइड कोई भी लैंड है तो वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। फिर था गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड में 2 to 3 टाइप्स थे, वो इतना वो नहीं है, आप सिर्फ गोल्ड बॉन्ड लर्न कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या हमने पढ़ा था, एनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी किसी भी कैपेसिटी में हेल्ड किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, चाहे उन्होंने एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखी है चाहे वो एज एन इन्वेस्टमेंट रखी है। आपने सिर्फ ये देखना है, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने रखी हुई है तो वो क्या बन जाएगी, वो आपके लिए कैपिटल एसेट बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, आपके लिए कैपिटल एसेट बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने पढ़ा था जो कैपिटल एसेट है उसको दो टर्म में बांटना होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। क्यों बांटना है, क्योंकि दोनों पे टैक्स रेट डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे, फटाफट से रिकॉल करेंगे। कुछ तो है 12 मंथ्स के बेसिस पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कुछ है 24 मंथ्स के बेसिस पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कुछ है 36 मंथ्स के बेसिस पे। 12 मंथ्स के बेसिस पे शॉर्ट टर्म कौन कौन सी आइटम थी, अगर 12 मंथ तक हेल्ड की है तो वो शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म। वो कौन कौन सी आइटम थी, सबसे पहले लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी। प्लीज ध्यान रखिए, लिस्टेड के साथ वर्ड है शेयर एंड सिक्योरिटीज, दोनों की बात कर रहा है। फिर था जीरो कूपन बॉन्ड, फिर था इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई का यूनिट जो था। ये तीनों अगर 12 मंथ्स तक आपने रखी हैं, जब खरीदी और जब बेची उनके बीच में अगर 12 मंथ्स का गैप है तब तो वो शॉर्ट टर्म, अगर वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए रखी है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। उसके बाद दो चीजें और थी, क्या था, अनलिस्टेड शेयर्स। फिर से ध्यान दीजिए, अनलिस्टेड शेयर्स की बात हो रही है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की बात नहीं हो रही है। अनलिस्टेड सिक्योरिटी जाएंगे रेजिडुअल कैटेगरी में। अनलिस्टेड शेयर्स क्या होगा, अगर अप टू 24 मंथ्स है, अगर अप टू 24 मंथ्स है तो वो क्या हो जाएगा,
शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म, बिल्डिंग भी अप टू 24 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई चीज 36 मंथ तक हेल्ड की है, अगर कोई भी एसेट बच गई उसको देखना है 36 मंथ के हिसाब से। अगर 36 मंथ तक हेल्ड की है तो वो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ लॉन्ग टर्म। उसके बाद ट्रांसफर किसको बोलेंगे? अगर आपने सेल कर दिया तो अपने आपके पास ऑटोमेटिकली आपसे एसेट चली गई, वो ट्रांसफर हो गया। अगर कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड होगी, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड होगी, उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ दे रही है तो आपके लिए तो वो एज एन ट्रांसफर ही हो गया ना, आपने कुछ दिया आपको कुछ मिला। उसके बाद अगर किसी पर्सन ने कैपिटल एसेट फर्म में इंट्रोड्यूस करी और फर्म ने या फिर वाइस वर्सा भी फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट करी है पार्टनर्स को, तो भी वो ट्रांसफर माना जाएगा क्योंकि उनके बदले उनको कुछ दिया जाएगा। उसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, कंपल्सरी एक्विजिशन करती है तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बदले गवर्नमेंट आपको पैसा देने वाली है। उसके बाद हमने कहा था एक स्टेटमेंट लर्न करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर सेल वैल्यू, उसमें से लेस करो ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस में एसटीटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एसटीटी तभी डिडक्ट होता है पीजीबीपी में ओनली जब वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हो, यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट है तो क्या बन जाएगा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आई होप आपको याद आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमने इसके बाद पढ़ा था इंडेक्स का बेनिफिट किस किस चीजों पे नहीं मिलेगा चाहे वो लॉन्ग टर्म है। सबसे पहले बॉन्ड्स और डिबेंचर। क्यों? क्योंकि बॉन्ड और डिबेंचर ये माना जाता है कि वो फेयर वैल्यू पे ही दिख रहे होते हैं, लेकिन बॉन्ड्स और डिबेंचर में भी इंडेक्स करेंगे। बॉन्ड्स और डिबेंचर में भी इंडेक्स करेंगे कब? जब वो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है या फिर वो सॉवरेन बॉन्ड है। स्लम सेल के केस में इंडेक्स नहीं होगा, डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कभी भी इंडेक्स नहीं होगा। अगर आपने मेरे साथ अच्छे से अटेंड किया है पीजीबीपी तो आपको पता होगा, वहां मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आता है, लॉन्ग टर्म नहीं आता, इसलिए कभी भी इंडेक्स नहीं करेंगे क्योंकि इंडेक्स हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के केस में करते हैं। उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर लैंड एंड बिल्डिंग सेल हो रही है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जितने पे आपने सेल प्राइस है दोनों में से जो हायर होगा। क्यों? लेकिन होगा वो लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि गड़बड़ी कर सकते हैं लोग, इसमें टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। बट एक मार्जिन दे दिया गया, अगर उसका डिफरेंस जो है अप टू 110% तक है, 100 दोनों का मार्जिन 10% तक है तो एक्चुअल वाला ले लो, नहीं तो स्टैम्प वैल्यू ही क्या बन जाएगी? स्टैम्प वैल्यू क्या बन जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। दैट वाज 50C। हमने यहां तक इसको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे का चैप्टर। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फैमिली जितना ग्रो करेगी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि ग्रुप स्टडीज इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अगर कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं आगे, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाते हैं तो आई विल बी टेकिंग अप लाइव लेक्चर, क्योंकि लाइव लेक्चर का अलग ही मजा है। वो भी तो हम लाइव भी लेने की देखेंगे जैसे होगा। बट ग्रो करते रहिए, फैमिली को सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए सो दैट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है? क्योंकि हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कवर करके चल रहे हैं सो दैट आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। ठीक है? तो ये नहीं सोचना है कि हमने किसी से शेयर नहीं करना है, आपको शेयर करना है क्योंकि शेयर करोगे तो बेनिफिट होता है ग्रुप स्टडी का। अगर 10 स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं ना तो क्या होगा? तो आपको भी ये चीज हो सकती है, ये डाउट तो मेरा भी हो सकता था। तो इट्स अ वेरी गुड मेथड। ऑनलाइन में अच्छी चीज हो गई है कि कनेक्टिविटी बढ़ भी गई है, बट उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। चलिए वो तो गई बातें, अभी हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। ठीक है? सेक्शन 50C है। मैंने आपको 50C जो पढ़ाया वो पढ़ाया लैंड और बिल्डिंग के केस में। किस केस में पढ़ाया? लैंड और बिल्डिंग के केस में पढ़ाया। लेकिन अनलिस्टेड शेयर के केस में क्या होगा? अनलिस्टेड शेयर के केस में क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज हायर लेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज हायर लेंगे। ठीक है? वो था लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, ये है अनलिस्टेड शेयर्स के केस में। किस केस में है? अनलिस्टेड शेयर्स के केस में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद सेल वैल्यू और हमने देख लिया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है।
उसके बाद ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस करेंगे, लेकिन उसके बाद कॉस्ट लेस होती है। अब एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे हम? चलिए ध्यान से समझना, क्योंकि दिस इज वेरी मच पॉइंट ऑफ जहां पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, कॉस्ट जो हमने सेल में से कॉस्ट लेस कर रही है तभी तो गेन आएगा ना, तो सेल में से कॉस्ट क्या लेस कर रही है अभी हम वो देखते हैं। चलो नॉर्मल केस, अगर कोई नॉर्मल केस है, जो स्पेशल केस हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था ना ट्रांसफर में बहुत सारे स्पेशल केस थे, अगर आपने क्या किया कंपल्सरी एक्वायर कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, वो स्पेशल केस नहीं, नॉर्मल केस की मैंने एक्चुअल में एसेट को सेल किया है। नॉर्मल केस में परचेज प्राइस क्या हो जाएगा आपकी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों? क्योंकि मैंने जितने में सेल किया लेस किया ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा गेन और लॉस आएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कह रहा है अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में क्या होगा? परचेज प्राइस ही माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सेप्ट एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को नहीं लेना है। मैं फिर से बोल रही हूं, अगर नॉर्मल केस है, ऑब्वियस सी बात है, जितने में आपने खरीदा वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, जितने में आपने खरीदा वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद स्पेशल केसेस, अब मैं आपको साथ साथ समझाने वाली हूं, ध्यान से देखना। देखिए स्पेशल केस, मैंने आपको बताया था कुछ केसेस ऐसे हैं सेक्शन 47 में जो ट्रांसफर नहीं माने जाएंगे। मैंने आपको हिंट भी दिया था, जैसे गिफ्ट कर दिया किसी ने, ए ने बी को एक एसेट गिफ्ट कर दी, तो ए ने बी को गिफ्ट करी, वो ट्रांसफर नहीं है, मतलब इसके एंड पे वो कैपिटल एसेट की सेल नहीं मानी गई, तो इसने कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं किया होगा। अब जब बी एसेट को सेल कर रहा है, बी एसेट को सेल कर रहा है, वो कॉस्ट क्या मानेगा? क्योंकि बी ने तो इसको फ्री में दी, ए ने तो बी को फ्री में दी थी, तो बी को कॉस्ट क्या पड़ी? जो कॉस्ट ए को पड़ी थी, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ध्यान रखिए, जब वो ट्रांसफर मानी ही नहीं गई, तो जब नेक्स्ट पर्सन सेल कर रहा है तो पिछले वाले पर्सन की कॉस्ट ही इसकी कॉस्ट बन जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ ये मान लो कि बी सेल नहीं कर रहा, लाइकवाइज ए सेल कर रहा है, आप सिर्फ इतना मान के चलो। तो बी सेल कर रहा है तो क्या कॉस्ट मान लेगा वो? जो कॉस्ट प्रीवियस ओनर को पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद अगर गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, राइट टू मैन्युफैक्चर आर्टिकल, स्टेज परमिट, लूम आवर्स, अगर ऐसी कोई चीज है, कैसी चीज? ये चीजें जो सेल्फ जनरेटेड है। मैंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा खड़ा कर लिया, बच्चे मेरे पास बहुत आने लगे, क्यों आने लगे? क्या मैंने कुछ खरीद के बच्चों को इम्प्रेस किया? जी नहीं। बच्चे आने क्यों लगे? क्योंकि बच्चों को पसंद आया पढ़ना। मार्केट में क्या बनी? गुडविल। गुडविल मैंने सेल्फ जनरेट की, खरीदी नहीं, किसी का ब्रांड नेम परचेज के मैंने इंस्टीट्यूट नहीं खोला, बच्चे आए क्योंकि मैंने उनको अच्छा पढ़ाया, तो ये क्या हो गया? ये हुआ सेल्फ जनरेटेड। क्या हुआ? सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड है, आपने कोई चीज मार्केट में अपनी इज्जत खुद बनाई, क्या उस इज्जत की वैल्यू लगा पाओगे आप? नहीं लगा पाओगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर यही मैं परचेज करूं, अगर गुडविल परचेज की जाए, अगर गुडविल ब्रांड नेम परचेज किया जाए, किसी का ट्रेडमार्क ले लिया जाए, किसी का ब्रांड नेम लेके उसके अंडर बिजनेस चला जाए, फ्रेंचाइजीज मिलती है ना, उसकी बात हो रही है, तो उसका तो परचेज प्राइस होता है, उसका परचेज प्राइस है, तो उसका जो भी वैल्यू है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या कहा। अगर गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, राइट टू मैन्युफैक्चर आर्टिकल, स्टेज परमिट, लूम आवर्स, अगर ऐसी कोई चीज क्या है? सेल्फ जनरेटेड है, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आ जाएगी। बट इन केस मैंने इनको परचेज किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्वियस सी बात है, जितना आपने परचेज प्राइस पे किया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन। ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है। अगर मैंने प्रोफेशन में रह के गुडविल जनरेट की है तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। बिजनेस में गुडविल जनरेट की है तो आएगा। यहाँ ध्यान रखिए ओनली प्रोफेशन की बात हो रही है।
और प्रोफेशन में भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है, उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट गुडविल राइट टू मैन्युफैक्चर के केस में नील, लेकिन टेनेंसी राइट हो गए। ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ रहा है। गुडविल के आप पैसे खर्च करके इंप्रूव कर सकते हो, नहीं कर सकते तो नील आ जाएगा, लेकिन आपने टेनेंसी राइट लिया किसी से तो आपको वहां जाके इंप्रूवमेंट करना पड़ सकता है ना, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट जितना आपने इंप्रूवमेंट पे लगाया है। हमने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगा। नॉर्मली अगर वो केसेस 47 वाले हैं जिसको हमने ट्रांसफर नहीं माना तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट खरीदी नहीं, इसने कॉस्ट कुछ पे नहीं की, ये चाहे करी भी हो, अगर वो ऐसा केस है वो ट्रांसफर नहीं माना जा रहा तो कॉस्ट जब बेचेंगे तो प्रीवियस ओनर की लेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसने ट्रांसफर किया तो उस कॉस्ट का यूज नहीं हुआ, तो जब फाइनली नेक्स्ट बंदा उसको सेल करेगा तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ले लिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट, गुडविल, ब्रांडेड, ट्रेडमार्क, राइट टू मैन्युफैक्चर, आर्टिकल, लूम आवर, स्टेज परमिट, अगर ये सेल्फ जनरेटेड हैं तो इनकी कॉस्ट नील है। इन केस दीज आर परचेज्ड बाय यू देन द परचेज प्राइस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उस पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, गुडविल राइट टू मैन्युफैक्चर, इनके केस में तो आने ही नहीं वाला ना, लेकिन जैसे टेनेंसी राइट, लूम आवर्स हो गए, ब्रांड नेम हो गए, इसको तो आप इंप्रूव कर सकते हो कुछ करके, तो ये इंप्रूव करने के ऊपर क्या लगेगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। उसके बाद चलिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, इसमें हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। डोंट वरी, पहले टॉपिक करते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं टॉपिक आपको इतना रिपीट करा दूं ना, जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपको टॉपिक को ना रेफर करना पड़े। अगर मैं अभी क्वेश्चन करवा दूंगी तो क्या होगा, आप टॉपिक को रेफर करोगे साथ साथ क्वेश्चन देखोगे, नहीं, पहले मुझे एक बार टॉपिक अच्छे से बाय हार्ट लर्न करवाने हैं। देखो बोनस शेयर के केस में अभी मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ, पहले बोनस शेयर पे बाद में आते हैं। देखो, अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई है, अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है, जो परचेज प्राइस था या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1/4/2001 जो हायर है वो लेंगे। ऐसा क्यों है? सुनो, जो हमारे पास इंडेक्स है वो बेस ईयर 2001-2 लिया हुआ है। जब बेस ईयर 2001-2 है तो पीछे वाली, आप अगर पीछे बहुत पुरानी आपने खरीदी है कोई एसेट तो उसको इंडेक्स कैसे करोगे, आपके पास तो इंडेक्स यहां से प्रोवाइडेड है। तो इसलिए रीजन क्या है ये लेने का, मैं आपको रीजन बता रही हूँ ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। रीजन क्या है, अगर कोई एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदी है तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे, एक्चुअल में परचेज प्राइस या फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो हायर है वो लेंगे। ऐसा ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि इंडेक्स का जो बेस है वो 2001 और 2 है। जब बेस 2001-2 है तो पीछे की लेके आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, जब आपने खरीदी थी, है ना, पीछे की इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। तो अगर कोई एसेट 1/4/2001 से पहले ली हुई है तो उसकी कॉस्ट क्या मानोगे, 2001 पे जो फेयर वैल्यू थी या फिर परचेज प्राइस विच एवर इज हायर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले परचेज की थी तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू। अगर वो हायर है तो हम वो ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि बेस ही आपका इंडेक्स का 100 जो है वो 2001 और 2 ईयर वाला है। बेस से तो स्टार्ट करोगे ना, बेस से पहले जाके बेस पे कैसे लेके आओगे किसी चीज को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं रट्टा ना मरवा के जितना रीजंस आपके माइंड में घुसा सकती हूँ ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए रीजंस क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो बोनस शेयर, अब मुझे बोनस शेयर मिला अपने एम्प्लॉयर से, बोनस मिला। अब बोनस मिला, अगर वो बोनस, ध्यान रखिए, अगर वो बोनस मुझे 1/4/2001 से पहले मिला, 1/4/2001 से पहले मिला, एक बात बताओ, बोनस शेयर लेने के बदले आपने क्या कुछ पैसा दिया था, नहीं दिया था, क्योंकि बोनस शेयर आपको फ्री में मिलते हैं, आपको उसके बदले कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। तो अगर आफ्टर 1/4/2001 है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगी, नील। क्यों,
क्योंकि 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 बोनस के लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1/4/2001 से पहले खरीदा है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 आप ले सकते हो। क्यों लोगे? लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेस ईयर का चक्कर है यहाँ पे। आप इतना याद रखो, अगर 1/4/2001 के पहले आपको बोनस शेयर इशू करे गए हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू, अगर 1/4 के बाद इशू किए गए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। क्यों नील है? क्योंकि आपको बोनस के बदले कुछ भी देना पड़ता नहीं है। अब आ जाओ राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है? कंपनी क्या करती है, मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में शेयर इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहता है कि आपके पास चॉइस है, अगर आपने राइट खरीदने हैं, हम मार्केट में देने से पहले आपको राइट दे रहे हैं, थोड़ा सस्ता राइट मिलता है। अगर मैंने राइट शेयर खरीदे तो जितना मैंने परचेज प्राइस भरा होगा वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। बट मैंने राइट खरीदे नहीं, मेरे को राइट था, मुझे कंपल्शन थोड़ा था खरीदना। राइट शेयर्स की बात हो रही है, कंपल्शन नहीं है कोई भी। अगर मैंने राइट किसी और को बेच दिया कि आप ले लो, राइट किसी और को बेच दिया, तो मैंने जब खरीदा ही नहीं तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील आ जाएगी। अगर मैंने राइट खरीदा तो जितना पैसा मैंने पे किया वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। इन केस मैंने राइट खरीदा ही नहीं तो मेरे पास शेयर्स आए नहीं, शेयर्स आए नहीं, पैसा गया नहीं, पैसा गया नहीं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिशिएबल एसेट, ये हम पीजीपीपी में पढ़ के आए हैं, ये हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हम क्या देखते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी के बेस पे हम देखते हैं ना, डब्ल्यूडीवी के बदले हमें कितना पैसा मिला। हमने कहा था ब्लॉक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, एसेट बचेगी, वो सब अगर नहीं देखा है तो पीछे जाके पीजीबीपी जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको करवाई दिया, अगर एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदी है तो एफएमवी और परचेज प्राइस विच एवर इज हायर हम ले लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए उसके बाद आइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कैसे करेंगे? इंडेक्स कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया क्या था? सेल प्राइस, यहाँ पे सेल कंसिडरेशन था, कुछ आएगा उसमें, सॉरी पॉजिटिव होगा ना ये, यहाँ पे कुछ आएगा सेल कंसिडरेशन, यहाँ पे कुछ आएगा सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन को आप क्या करोगे? यहाँ लिखोगे, फिर उसमें से लेस करोगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? नेट सेल कंसिडरेशन। अगर वो लॉन्ग टर्म है तभी इंडेक्स होगा। इंडेक्स कैसे निकालेंगे? देखिए जो भी कॉस्ट थी, मैंने कहा था इंडेक्स निकालने का पर्पस क्या है? कॉस्ट को महंगाई के हिसाब से देखना। अगर आज वो खरीदी जाती तो आज वो कितने में खरीदी जाती, तो जितनी कॉस्ट आएगी इनटू इंडेक्स, जिस ईयर में ट्रांसफर किया उसका इंडेक्स, डिवाइड बाय जब आपके पास फर्स्ट टाइम जब आपने परचेज किया था या फर्स्ट टाइम आपने जब एसेट हेल्ड की थी उसका इंडेक्स, जब आपने ट्रांसफर किया ऑब्वियस सी बात है आपका प्रीवियस ईयर 2021 है तो उसका आ जाएगा 301। मान लो मैंने 10 लाख में की कॉस्ट में खरीदी थी एक एसेट जो कि 2001 और 2 में खरीदी थी, तो उसका इंडेक्स क्या बनेगा? 301 डिवाइड बाय 100। मतलब अगर उस एसेट को मैं परचेज करूं आज तो कितना बन जाएगा? तो बन जाएगा आज 30,10,000 बन जाएगा। 30,10,000 मेरी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि लॉन्ग टर्म है, उसको हमें इंडेक्स करना जरूरी है। तो इंडेक्स कैसे करते हैं? इंडेक्स कॉस्ट को भी करना है, इंप्रूवमेंट को भी करना है, ठीक है। तो कॉस्ट को कैसे करना है? जो कॉस्ट है वो लिख लो, मल्टीप्लाई इंडेक्स आपको दिया होगा जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस साल का इंडेक्स, डिवाइड बाय जिस साल में एक्वायर किया उस साल का इंडेक्स। अब इंडेक्स मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी इंडेक्स करना है और इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करना है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैंने इंडेक्स क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा लॉन्ग टर्म एसेट है। अब कॉस्ट अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप चेक करोगे कि कितने टाइम के लिए इंप्रूवमेंट करवाइए? नहीं, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंप्रूवमेंट को भी आपने इंडेक्स हमेशा करना है। इंप्रूवमेंट को आपने इंडेक्स हमेशा करना है। अगर कॉस्ट इंडेक्स हो रही है तो इंप्रूवमेंट भी इंडेक्स हो जाएगी, इंप्रूवमेंट भी इंडेक्स हो जाएगी। उसके बाद
अगर 1/4/2001 से पहले की इंप्रूवमेंट है तो वो नील ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि 1/4/2001 से की जो पहले है उसकी तो हम फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है इंप्रूवमेंट एड ऑन करके फेयर मार्केट वैल्यू आई होगी, तो 1/4/2001 से पहले वाली नील हो जाएगी। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेम, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लगा, मल्टीप्लाई इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय जिस साल में इंप्रूवमेंट करवाई थी। अगर इंडेक्स कॉस्ट का हो रहा है तो इंप्रूवमेंट का भी होगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो इंप्रूवमेंट पक्का होगा। ये नहीं देखना इंप्रूवमेंट पिछले साल कराई थी तो इंडेक्स नहीं करना, जी नहीं। अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो इंप्रूवमेंट पक्का होगा और 1/4/2001 से पहले वाला लेना नहीं है। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आ सकता है ये आपका आ सकता है, पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट करना हुआ तो ये पक्का आएगा, तो डोंट वरी, हम इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। कैपिटल गेन और सैलरी, कैपिटल गेन और सैलरी ये दो चैप्टर ऐसे हैं, इनको आप डेप्थ में पढ़ लीजिए, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इज वेरी लिमिटेड, है ना। हाउस प्रॉपर्टी में तो एक स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से चलना है, बट सैलरी और कैपिटल गेन आप अच्छे से कीजिए, एक्स्ट्रा कवर कीजिए, क्योंकि पीजीबीपी आपको पता है रिपीट मोड पे नहीं आता है, पर ये दोनों जब रिपीट हो रहे हैं तो कभी भी डिफिकल्टी लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेशल केसेस में। देखिए स्पेशल केसेस में अगर एसेट डिस्ट्रॉयड होगी, मैं आपको लाइन में समझा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए एसेट को चेक करना, एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ध्यान रखिए, वर्ड ये नोट कर लीजिए स्टेप्स आप। सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करना एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग, जब खरीदी जब बेची, जब खरीदी जब बेची नॉर्मल केस था, लेकिन जैसे क्या हुआ, जब मैंने एसेट को क्या किया, मैंने एसेट डिस्ट्रॉय होगी, तो जब, अब मैं आपको सारा साथ साथ समझाती हूँ। देखो पहला केस है एसेट डिस्ट्रॉयड हो गई, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, सेल कंसिडरेशन, और मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। मैंने आपको बताया था एसेट डिस्ट्रॉयड हुई और इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा, एसेट मेरी आग लग गई किसी एसेट को, पर फायर हो गया तो एसेट गई, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल गेन तब लगता है जब आपने कुछ दिया उसके बदले आपको कुछ मिला। तो अब देखिए डिस्ट्रॉयड के केस में कैपिटल एसेट जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो सेल कंसिडरेशन क्या होगा, जितना मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला है, जितना मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टैक्सेबल इन विच द क्लेम रिसीव। ध्यान रखिए फायर हुआ 2021 में, आग लगी 2021 में, इंश्योरेंस क्लेम मुझे एकदम से तो नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम कब मिलेगा, 2 साल के बाद मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफर तो 2021 में माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास से एसेट चली गई, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए इंडेक्स भी कब तक होगा, जब तक ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अब आपके पास लग गया, आपके पास टैक्स लग गया, आपके पास पैसा आया ही नहीं, आप गवर्नमेंट को पैसा कब क्यों दोगे, तो गवर्नमेंट कहती है आप कैलकुलेट तो करो टिल द ईयर ऑफ डिस्ट्रॉय, जब डिस्ट्रॉय हुआ है आप तब तक कैलकुलेट करो, बट आप गवर्नमेंट को पे कब करोगे, जब आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ, चलो अच्छे से समझाती हूँ मैं इसको। और देखो मैंने एक एसेट खरीदी 1/4/2001 में, ठीक है, उसके बाद मैंने वो एसेट खरीदी थी, 10 लाख में, ठीक है, 10 लाख में, एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, मैंने एसेट खरीदी 10 लाख में, तो क्या हुआ, एसेट मैंने खरीदी 10 लाख में, ईयर प्रीवियस ईयर 31 जुलाई 20 को क्या हुआ, फायर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर फायर हो गया, आग लग गई मेरे बिजनेस में, तो सब खत्म हो गया। मेरे पास इंश्योरेंस था तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, जब मैंने क्लेम किया तो मुझे पता चला
मुझे पता चला क्या, मुझे पता चला कि मुझे जो क्लेम मिलेगा वो मिलेगा 31 दिसंबर 21 को मिलेगा, 31 दिसंबर 21 को मिलेगा। तो अब टैक्स तो किस साल लगेगा, जब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे, देखिए कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा, मान लो 50 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिलेगा, ठीक है, 50 लाख का क्लेम मिलेगा। तो सबसे पहला हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू क्या थी, सेल वैल्यू थी, सेल वैल्यू का मतलब क्या था, जितना मुझे पैसा मिलेगा, जितना मुझे पैसा मिलेगा, जितना मुझे पैसा। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहला है पीरियड ऑफ होल्डिंग, एसेट शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। 2001 से 2020 तक एसेट मेरे पास रही, 2001 से 1 2 से एसेट मेरे पास रही 2021 तक। तो बिल्डिंग है, मान लो मैंने बिल्डिंग खराब हो गई मेरी, कोई भी ऐसी एसेट जो 24 मंथ्स की थी, 36 मंथ मान लो, चलो ठीक है। तो क्या हुआ, 36 मंथ से तो ज्यादा है, 3 साल से तो ज्यादा हो गई, तो लॉन्ग टर्म हो गई। लॉन्ग टर्म कब से कब तक माननी है आपने, 1/4/2001 से और 2021 तक, 1/2 से 21/22 तक हो गया पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो ये मेरी एसेट होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मेरी एसेट होगी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ऐसा हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें इंडेक्सेशन करना है। तो सेल वैल्यू मेरी कितनी होगी, मैंने आपको बताया, देखो सेल वैल्यू कितनी होगी, अगर डिस्ट्रॉयड का केस है तो सेल वैल्यू होगी जितना अमाउंट आपको इंश्योरेंस से मिलना है, या फिर अगर इंश्योरेंस वाले आपको कोई एसेट दे जाते हैं, इंश्योरेंस वाले कहते हैं हम कैश नहीं देंगे एसेट देंगे, तो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू देख सकते हैं वो क्या है। तो मान लो हमने बताया 50 लाख का हमें वैल्यू मिलनी है, ठीक है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी मान लो 1 लाख के थे, 1 लाख के ट्रांसफर एक्सपेंसेस थे, तो नेट सेल कंसिडरेशन क्या आ गया, 49 लाख, 49 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, यहाँ आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कैसे करेंगे, मैंने खरीदी थी 10 लाख में, मैंने खरीदी थी 10 लाख में। अब एक बात बताओ, इंडेक्स मुझे कब मिलेगा, टैक्स तो मेरे पास कौन से साल में लगेगा, 21-22 में लगेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसा कब आ रहा है, 21-22 में आ रहा है, 31 दिसंबर 21 तो 21-22 के बीच में पड़ता है। तो टैक्स तो कब लगेगा, जो कैपिटल गेन तो मुझे कब लगेगा, 21-22 में। लेकिन आपके पास से एसेट ट्रांसफर कब हो गई, एसेट तो मेरे पास 2021 में ट्रांसफर हो गई थी, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक माना जाएगा, 2021। तो इस साल का इंडेक्स है 301 डिवाइड बाय जब मैंने खरीदा था, 30 लाख 10,000 इसमें से लेस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 18,90,000 क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन ये कैपिटल गेन लगेगा कब, ये लगेगा तब जब मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। लगाना सिर्फ तब तक है, ये देखियो, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंडेक्स में गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे ना इंश्योरेंस वाले मुझे अगले साल पैसा देंगे, नहीं, ये तब लेना है जब आपके हाथ से एसेट ट्रांसफर होगी। और आपके हाथ से एसेट कब ट्रांसफर हुई, जब उसमें आग लग गई, तभी वो एसेट ट्रांसफर हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद नेक्स्ट केस, अगर कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गया स्टॉक इनटू ट्रेड में, जिस साल में कन्वर्ट हुआ, देखिए कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो गया स्टॉक इन ट्रेड में। कैपिटल एसेट थी मेरे पास, मान लो मेरे पास पर्सनल ज्वेलरी थी और अब मैंने ज्वेलर की शॉप खोल ली, तो ये सारा का सारा मैंने स्टॉक बना दिया। मैंने कहा इतना पैसे पड़ा है, ये भी मैं बेच दूंगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करती तो क्या मैं इसको बेचती तो मेरे को कैपिटल गेन लगता, बिल्कुल लगता। अब आपने स्टॉक में डाला तो भी आपको कैपिटल गेन लगेगा। ध्यान दीजिए। अब एक बात बताओ, आपने सब ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन देने के पैसे आए क्या आपके पास, गवर्नमेंट को नहीं आए। तो गवर्नमेंट कहती है कैपिटल गेन तो उस साल में लगेगा जब आपने स्टॉक को फर्दर बेचा, जब आपने स्टॉक को फर्दर सेल किया। अब कैपिटल गेन तो तब लगेगा जब स्टॉक को सेल किया। लेकिन मेरे पास से एसेट कब गई, मेरे पास से एसेट तो चली गई पहले ही। मान लो 31 जुलाई 20 को मैंने एसेट ज्वेलरी को बना दिया स्टॉक,
ठीक है, और ये स्टॉक तो पता नहीं कब बिकेगा, ये स्टॉक बिकेगा जाके 21 22 में। लेकिन हमने कहा था इंडेक्स हमेशा तब तक करना है जब वो ट्रांसफर हो गया। गवर्नमेंट को टैक्स कब देना है? जब वो आपका स्टॉक बिकेगा, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट को कैसे दोगे? तो स्टॉक जब आपका बिकेगा गवर्नमेंट को कैपिटल गेन तो तब लगाएगा। सिंपल सी बात, देखो इस पे थ्योरी भी बन सकती है। कैपिटल गेन तो तब लगेगा इन विच स्टॉक इज सोल्ड। कैपिटल गेन बच्चों कब लगेगा? इन विच स्टॉक इज सोल्ड। बट कैलकुलेशन कब तक होगी? इंडेक्स कब तक होगा? जब तक ट्रांसफर हुआ, जब तक ट्रांसफर हुआ। सेम पिछला केस, सेम मान लो मेरे पास ज्वेलरी थी, ज्वेलरी का ही ले लेते हैं, ज्वेलरी थी 10 लाख की ज्वेलरी थी, सेम होगा, देखो कैलकुलेशन सेम होगा। फर्क सिर्फ क्या आएगा, आप ये देखो फर्क सिर्फ कहां पे आने वाला है? फर्क ये आने वाला है इंडेक्स में। मान लो कन्वर्ट किया मैंने 1920 में, ठीक है, कन्वर्ट किया 1920 में, लेकिन बिका वो 2021 में। जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे 10 लाख था, तो यहाँ पे इंडेक्स कौन से साल का आ जाएगा? 1920 का। ध्यान रखिए क्यों 1920 का आएगा? क्योंकि 1920 में मेरी तरफ से तो मेरी कैपिटल एसेट चली गई ना, वो स्टॉक बन गई। इंडेक्स हम उस हिसाब से लेते हैं जब एसेट ट्रांसफर हो गई। तो इंडेक्स कब तक का करेंगे? तब तक का करेंगे जब मेरे पास से एसेट चली गई। लेकिन गवर्नमेंट को कैपिटल गेन कब लगाए? गवर्नमेंट हमें कैपिटल गेन कब लगाने वाली है? कैपिटल गेन लगाने वाली है जिस साल में वो एसेट स्टॉक बिका है। तो बिकेगा, इस साल में टैक्स लगेगा, तो इंडेक्स करेंगे कब तक? जिनमें जब आपने कन्वर्ट किया था। आई होप आपको समझ में आ गया। वो देखो सेम लाइन पे है। अगर आपने पहला अच्छे से समझ लिया तो ये भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अगर कैपिटल एसेट फर्म वालों ने कैपिटल एसेट फर्म में दी है, मैं पार्टनर थी, मैंने फर्म में कैपिटल एसेट दे दी, तो मेरी तरफ से तो एसेट बिक गई, चाहे मैंने किसी को मर्जी दी। मैंने क्या किया? पार्टनर ने फर्म में दे दी वो कैपिटल एसेट, मेरी तरफ से तो वो बिक गई। तो उस केस में क्या होगा? देखो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होने वाला है पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल। मैं पार्टनर थी किसी फर्म में, तो मैंने क्या किया? मैंने घर की कोई मशीनरी उठा के पार्टनरशिप में दे दी कि आप यहाँ यूज कर लो। अब गवर्नमेंट कहती है अगर आप किसी थर्ड पर्सन को सेल करते तो भी तो आपके ऊपर कैपिटल गेन लगता ना। आपके हाथ से एसेट गई मतलब कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो अब एक बात बताओ, मैंने दे दी तो मैं सेल वैल्यू क्या मानूंगी? ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। सेल वैल्यू, इस पॉइंट में सेल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्या मानेंगे इस पॉइंट में? हम सेल वैल्यू ये नहीं देखेंगे कि वो एसेट कितने में बिकी, वो एसेट का मार्केट में क्या रेट था, नहीं। इंश्योरेंस के केस में हमने क्या देखा था? एसेट का मार्केट में क्या रेट है। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म वालों ने पार्टनर का अकाउंट कितने से क्रेडिट किया। मेरा उन्होंने जितना अकाउंट क्रेडिट किया मैं वही मानूंगी कि मुझे कैपिटल एसेट के बदले वही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वही मिलेगा। लेकिन अगर फर्म वाले किसको बांट देते हैं? पार्टनर्स को कोई एसेट बांट रहे हैं, तो कैपिटल एसेट किसकी ट्रांसफर हुई? फर्म की ट्रांसफर हुई, तो फर्म के हाथ में अब टैक्स लगना चाहिए कैपिटल गेन। अगर पार्टनर ने अपनी दी फर्म को तो क्या हुआ? पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन। अगर फर्म ने पार्टनर्स को बांट दी तो फर्म के हाथ में, क्योंकि कैपिटल एसेट किसकी चली गई? फर्म वालों की चली गई। तो फर्म वाले सेल प्राइस क्या लेंगे? फर्म वाले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। ध्यान रखो ये दोनों पॉइंट कंफ्यूजन है। अगर पार्टनर ने बेची फर्म को तो कितने में बेची? क्या फेयर मार्केट वैल्यू है? कुछ नहीं देखना, जितना उसका अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट बनाते थे ना आप छोटे होते, तो पार्टनरशिप अकाउंट में जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है वो लेंगे। एट द सेम टाइम अगर फर्म ने दी है पार्टनर को तो हम क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। तो हम क्या लेने वाले हैं? फेयर मार्केट वैल्यू लेने वाले हैं। ठीक है, ये रहा। उसके बाद एक पॉइंट आता है, उसके बाद आता है कंपल्सरी एक्विजिशन। अब गवर्नमेंट ने मुझसे आज की डेट में आके मेरी लैंड को अक्वायर कर लिया, लेकिन पैसा गवर्नमेंट कहती है अगले साल देंगे, तो टैक्स भी अगले साल लगेगा। लेकिन ट्रांसफर कब माना गया? इंडेक्स में हमने क्या कहा था? इनटू पीरियड ऑफ ट्रांसफर। इंडेक्स पीरियड ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स किस साल का? जब आपके पास एसेट आई। तो पीरियड ऑफ ट्रांसफर क्या बना? जिस साल में गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की, क्योंकि आपके पास से वो एसेट चली गई, पैसा तो बाद में आ रहा है तो टैक्स भी बाद में लेंगे। गवर्नमेंट कहेगी फटाफट से कैपिटल गेन दो, आप कहोगे मेरे को कौन सा पैसा मिला जो मैं कैपिटल गेन दूं, कैसे भरूं मैं टैक्स?
तो क्या हो गया, कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में सेल वैल्यू तो क्या मानी जाएगी, जब गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, कंपनसेशन दिया, गवर्नमेंट डिसाइड तो कर लेगी ना मैं इतने में बेच रहा हूं, तो सेल वैल्यू में क्या आ जाएगा, कंपनसेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कब तक करना है, जिस साल में एसेट गई, डिवाइड बाय जिस साल में एसेट खरीदी थी। ध्यान रखिए, पैसा कब मर्जी मिल रहा हो, इंडेक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस में इंडेक्स का क्या खास बात है, इंडेक्स की खास बात यह है कि जिस साल में ट्रांसफर हो गया उस साल का इंडेक्स उस साल सेल माना जाएगा। ठीक है, यहाँ भी यही केस होगा। अब स्पेशल केसेस देखिए, कई केसेस क्या होते हैं, आपने एक बार गवर्नमेंट ने इनिशियल आपको बोला, गवर्नमेंट ने आपको इनिशियल बोला कि मेरा आपने हमने आपको इतना कंपनसेशन देना है, लैंड ली आपको 50 लाख देना है, 50 लाख देना है इनिशियली। अब मान लो गवर्नमेंट टुकड़ों में आपको पैसा दे रही है, गवर्नमेंट ने पहले साल में दिया 10 लाख, तो जिस साल में चाहे पार्ट पेमेंट मिली चाहे आधी पेमेंट मिली, कैपिटल गेन पूरा का पूरा भरना पड़ेगा। चाहे आपको टुकड़ों में पेमेंट दे रहा है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, लैंड एक्विजिशन के केस में, फिर भी आपको पूरा कैपिटल गेन कब दे देना है, जब आपको पेमेंट मिल गई, चाहे वो पार्ट पेमेंट मिली चाहे वो फुल पेमेंट मिली। नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, याद रखिए। उसके बाद कई बार केसेस चलते रहते हैं, देखा भी होगा आपने, जो रोड साइड लैंड होती है ना, हाईवेज के साथ में केसेस चलते हैं, किसको हमें ज्यादा कंपनसेशन चाहिए, तो बाद में एनहांस्ड कंपनसेशन मिलता है अगर वो केस जीत जाते हैं। तो एनहांस्ड कंपनसेशन के केस में पूरा का पूरा कंपनसेशन पे टैक्स लगेगा, कोई भी कॉस्टलेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एनहांस कंपनसेशन किसका पार्ट है, ओरिजिनल कंपनसेशन का पार्ट है। जब आपने ओरिजिनली जब आपने कैपिटल गेन निकाला होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सारी लेस कर तो दी होगी, तो दोबारा क्यों लेस करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तभी लेस कर दी होगी आपने, क्योंकि जब आपने इनिशियली निकाला तब तो आपको कोई ख्याल नहीं था ना कि एनहांस भी मिलेगा, क्या पता आप केस हार जाते, तो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दी होगी। अब तो दोबारा थोड़ा लेस करोगे, तो वो जितना भी पोर्शन है वो पिछले वाले का आपको फायदा मिला है। एक्चुअल में क्या है, एनहांस कंपनसेशन के ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपको इतना पैसा देना चाहिए था, आपने कम दिया, तो कम दिया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दो। इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, 50% इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, वो हम अदर सोर्सेज में पढ़ने वाले हैं, बस आप ये ध्यान रखिए, वहां मैं आपको रेफर करूंगी ये वाला पॉइंट भी। अब जब मैंने एनहांस कंपनसेशन मिला तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे अदर सोर्सेज में, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, स्लम सेल जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैंने क्या किया है, मैंने एक बार आपको टॉपिक दे दिया है, जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू कर लो, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं कह सकते क्या आ जाए, तो क्या करो, एक बार स्टेटमेंट गो थ्रू कर लोगे ना तो क्या होगा, सेफ हो जाओगे। 4 to 5 मिनट्स में फटाफट से करवा देती हूँ, डोंट वरी, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट ओनली, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने आपको बताया था इंडेक्स कब नहीं होता है, स्लम के केस में इंडेक्स नहीं होता है, फटाफट से, स्लम के केस में इंडेक्स नहीं होता है। स्लम से क्या था, पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, इंडेक्स नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा, एक बात बताओ, कोई भी कैटेगरी मैंने पढ़ा था, रेजिडुअल कैटेगरी, तो 3 साल के बेसिस पे 36 मंथ वाला, अदर केसेस क्या थे, 36 मंथ। जो सेल कंसिडरेशन मिल रहा है वो लेस कर दो, ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेस कर दो, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में यहाँ पे क्या लेना, पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेच दी आपने, तो नेटवर्थ को लेस कर दो। शॉर्ट टर्म देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो ये बनेगा, इंडेक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि वो हम एक्सेप्शन में पढ़ चुके हैं, इंडेक्स इस पे नहीं करना है। तो इस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या बनेगी, नेटवर्थ बन जाएगी। जो पूरी अंडरटेकिंग की नेटवर्थ है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। नेटवर्थ क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। ध्यान रखिए, बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट की वैल्यू निकालो, उसमें से बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी लेस कर दो, क्या बन जाएगी, नेटवर्थ बन जाएगी। ये आपको वहां से लेस करना, दैट वाज द स्लम सेल। एक बार गो थ्रू कर लेना 2 to 3 मिनट्स में, अगर आपका कुछ बचता है तो वेल एंड गुड है। मैं यही कहूंगी, कॉस्ट एंड रिजल्ट का टाइम एनालिसिस, इनपुट आउटपुट रेशियो देखा करो, 4 मिनट के इनपुट से अगर बहुत सारा आपका कुछ बचता है ना तो डोंट वरी, ये आपके लिए
इफेक्टिव है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा कैपिटल गेन फिनिश, सिर्फ एग्जम्पशंस बच जाएंगी, सिर्फ क्या बच जाएगा, एग्जम्पशंस बच जाएंगी, कल हम एग्जम्पशंस करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ो, एडवांस मनी फॉरफिट, मैंने किसी से एसेट बेचनी थी और एडवांस ले लिया, वो दोबारा मेरे पास आया ही नहीं, तो एडवांस भी मेरा फॉरफिट होगा। एक बात बताओ, मैं ए ने बी को बोला कि मैं आपको 10 लाख में एसेट बेच दूंगा, पर कम से कम मुझे 50,000 एडवांस देके जाओ, क्या भरोसा आप कल को आओ ना हो। तो वो 50,000 दे गया, अब वो मुड़ के वापस ही नहीं आया, एसेट तो लेने आया नहीं वो, तो 50,000 मेरा तो बेनिफिट हो गया ना। जिस एसेट के बदले मुझे वो बेनिफिट हुआ, तो वो क्या होगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। अगर वो 1/4/14 से पहले का फॉरफिट अमाउंट है, मैंने फॉरफिट किया, लेकिन वो जो फॉरफिट किया वो 1 अप्रैल 14 से पहले के टाइम पे फॉरफिट किया था, तो क्या करोगे, कॉस्ट में से लेस कर दो। ऑब्वियस ही बात है, मुझे वो 10 लाख की कॉस्ट थी, 50,000 मुझे इससे पहले मिल गया ना, तो मेरे लिए वो कम खर्चा पड़ गया। अगर 1/4/2014 से पहले फॉरफिट हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर दो फॉरफिट मनी। ऑब्वियस ही बात है, आपको बेनिफिट हुआ तो आपका खर्चा कम माना जाएगा कॉस्ट का, ठीक है। अगर 1/4/14 के बाद हुआ है, तो इस हेड में वो डील नहीं होगा, वो अदर सोर्सेज में जाएगा, वो अदर इनकम है आपकी, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 14 से पहले आपने फॉरफिट किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर दो। अगर 1 अप्रैल 14 के बाद किया है, तो अंडर द अदर सोर्सेज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, कुछ केसेस ऐसे थे जहां हमने कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लिया था गिफ्ट के केस में। अगर प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया है, तो इग्नोर करो, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, जिसने फॉरफिट किया वो ले गया पैसा। तो अगर प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया है, तो आपको इग्नोर करना है सिंपली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, एक बार अच्छे से देखिएगा, कल हम इसको फिर से क्विक रिवीजन हो जाएगी कल से, ठीक है। कल चैप्टर फिनिश होगा ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले मैं एक बार एक क्विक रिवीजन लगवाऊंगी इसकी जरूर से, तो ये अच्छे से देखिए। कल वाला पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवाइज करवा दिया है, अगर आप मेरा लेक्चर पढ़ने से पहले रिवाइज करके आ रहे हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर कल का लेक्चर आपने लास्ट लेक्चर देखा है कैपिटल गेन का, ठीक है, तो आपको आज का जो 5 मिनट्स मैंने स्टार्टिंग में 10 मिनट्स जो भी रिवाइज करवाया है, वो आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है, पेपर 2 आने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरों को जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इफेक्ट होगा, जितने बच्चों को हेल्प मिलेगी उतना आपका भी बेनिफिट होगा, है ना। तो क्या होगा, जो मतलब, क्योंकि आई फील कि अगर आपको चाह रहे हैं आपको मिल जाए, और वो आपको रिवीजन के लिए नहीं मिल रहा है ना, तो एक आपके अंदर से एक पुश नहीं आता है पढ़ने के लिए। तो दिस इज जस्ट कि आप लोगों की एनर्जी बूस्ट रहे, तो मैं जितनी आपकी हेल्प कर पाऊं मैं करूंगी। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, मैं लिंक दे रही हूँ, टेलीग्राम चैनल पे साथ साथ नोट्स भी शेयर कर रही हूँ, वहां पे ज्वाइन करो। कोई भी डाउट है, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम, आप कोई भी डाउट पोस्ट कीजिए वहां पे, मैं आपको आंसर, आपकी क्वेरी को रिप्लाई जरूर करने वाली हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, पेपर 1 और 2 के लिए फिर से मैं कह रही हूँ बेचिंत हो जाओ, बट तभी हो पाओगे जब डेडिकेटेडली आप सिर्फ मेरे को अपनी पंक्चुअलिटी दिखाइए, बाकी काम मेरा, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो, बट नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले इसको जरूर रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।